नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। सनातन विरोध पर इंडी गठबंधन में एका आखिर कैसे, और इस एकता का आलम यह है कि दक्षिण की सियासत से सीधा वास्ता न होने के बावजूद समाजवादी पार्टी जैसे दल तमिलनाडु के स्वामीनाथन मंदिर में दिया जलाने के विरोध में खड़े हो गए हैं और कांग्रेस में भी इसमें पीछे नहीं दिखती है। क्या सनातन विरोध इनके वोट बैंक को कंसोलिडेट करेगा? माफ कीजिएगा। तो इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कोर्ट की आलोचना या व्यक्तिगत हमला, इस पर भी चर्चा होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि रोहिंग्या शरणार्थियों पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि क्या भारत सरकार में रोहिंग्याओं को शरणार्थी घोषित किया है, क्या इस स्टेटमेंट की निंदा की जानी चाहिए थी। लेकिन कुछ कथित बुद्धिजीवी निंदा कर रहे थे और अब 44 रिटायर्ड जजेस ने दरअसल चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन की निंदा की है। क्या है पूरी खबर और क्या है इसके मायने, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात कर्नाटक की भी होगी, जहां पर प्रसिद्ध धातमस्थला मंदिर को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हुई है। कैसे हुई है यह साजिश बेनकाब और कौन लोग थे इस साजिश के पीछे, होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद चुनाव सुधार पर चर्चा जारी। गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा में ले रहे हैं हिस्सा। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चल रही है चर्चा। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मिलनी चाहिए सुविधाएं। मानवाधिकार से जुड़ी महिलाएं हुई सशक्त। दस प्रतिशत उड़ान कटौती के बाद इंडिगो के पास आज शाम 5 बजे तक का वक्त डीजीसीए के समक्ष जमा कराना है अपना रिवाइज्ड शेड्यूल। भारत के लिए गर्व का पल दीपावली यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। लाल किले में यूनेस्को के 20वें सत्र में हुई घोषणा। जूनियर हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक के मुकाबले के लिए भारत की पुरुष टीम आज उतरेगी अर्जेंटीना के सामने। भारत की नजर 9 साल बाद प्रतियोगिता में पदक जीतने पर। तो सबसे पहले बात करेंगे सनातन विरोध पर। हिंदू मंदिर में दिया जलाने के विरोध पर इंडी गठबंधन में एका, आखिर ये एकता कैसे हुई। खबर तमिलनाडु से है और ये अब सियासत इसको लेकर बहुत गर्म हो रही है। तमिलनाडु के मदुरई जिले के थिरुपरम कुंद्रम पहाड़ियों पर स्थित भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में कार्तिकई दीपम जलाने का विवाद गहराता जा रहा है और यह सियासत जोरों पर है। तमिलनाडु के थिरुपरम कुंद्रम पहाड़ी पर स्थित मंदिर हिंदुओं का महत्वपूर्ण मंदिर है, जिसमें हर साल कार्तिकई दीपम जलाने की परंपरा रही है। 1996 के एक अदालती आदेश के अनुसार दीप को मंदिर के निचले हिस्से में उची पिल्लयार कोविल मंडपम नामक स्थान पर ही जलाया जाना चाहिए। यह 1996 से इसमें चेंज किया गया था। हिंदू भक्तों की मांग थी और हिंदू भक्तों की मांग पर मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने आदेश दिया है कि मंदिर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थान के भीतर प्राचीन पत्थर के दीपम स्तंभ, जिसे दीपथून कहा जाता है, उस पर भक्तों को दिया जलाने का आदेश दिया जाए। और यह आदेश अदालत ने दिया, हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने दिया। लेकिन मंदिर में कार्तिकई दीपम जलाने के पारंपरिक कार्यक्रम पर आदेश दिए जाने के बावजूद, हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद राज्य सरकार ने उसका पालन नहीं किया। तो यह खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। उससे पहले आपको बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे लिए चलते हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली। जो एक आदत सी उनकी बन गई है कि हर महत्वपूर्ण
समय पर, हर महत्वपूर्ण क्षण पर गायब होने की, इसमें कई सवाल उठते हैं। मैं रिकॉर्ड देख रहा था, पिछले 3 महीनों में 4 से 8 सितंबर के बीच वो भारत से बाहर थे। ये वो समय था जब वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव, देश के वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव जो है 9 सितंबर को होने वाले थे। सभी राजनीतिक पार्टियां विचार विमर्श कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी देश में नहीं थे, गायब थे। संभवतः मलेशिया में थे। अब ऐसी क्या विवशता इनकी होती है कि हर महत्वपूर्ण मौके पर राहुल गांधी, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब तक ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं थे तब तक तो ये करते ही थे, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिसकी आवश्यकता विपक्षी पार्टियों को भी मेरे ख्याल से विचार विमर्श की आवश्यकता पड़ी होगी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के पहले, ये एन मौके पर गायब हो जाते हैं। इसके बाद 27 सितंबर से लेकर लगभग 11 अक्टूबर तक बिहार चुनाव जो है, बिहार चुनाव की घोषणा होने वाली थी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में घोषणा हुई। 27 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर को दशहरा था। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदी हार्टलैंड में कोई भी जो जन नेता होता है उसको जन संवाद का महत्व समझ में आता है। वो रामलीला में जाता है, वो रामलीला के कार्यक्रम में जाता है, वो दुर्गा पूजा के पंडाल में जाता है। इधर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है 15,000 किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका में पता नहीं कौन से रामलीला के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। क्या ऐसी विवशता थी कि जब इनके सहयोगी दल आरजेडी इनसे गुहार कर रहे थे कि सीट शेयरिंग की जो है समस्या आप सुलझाइए, सीट शेयरिंग पर बैठिए, तो फिर से जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूरी तरह से दुर्लभ थे, पूरी तरह से गायब थे। अब एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसे समय पर गायब होते हैं तो उनकी आइटिनरी, वो कहां जाते हैं, वो ऑफिशियल विजिट है, अनऑफिशियल विजिट है, ये क्यों नहीं साझा की जाती है? देश से आखिर क्या छुपा रहे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन? क्योंकि जब दक्षिण अफ्रीका गए तो पहले 3-4, दक्षिण अमेरिका जब गए तो पहले 3-4 दिन क्या किए समझ में नहीं आया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसके बाद एक वीडियो आया जहां कि वो कोलंबिया में फिर से भारत की राजनीति, भारत के लोकतंत्र को जो है दुत्कार रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, पता नहीं कोलंबिया में लोकतंत्र कितना स्वस्थ है, ये तो वही बता सकते हैं। उसके बाद 3 दिन बाद एक वीडियो आया जिसमें कि वो कॉफी बनाने की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। अरे यहां भी हमारे ट्राइबल्स जो हैं मेहनत करके अराकू कॉफी का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां ब्राजील की कॉफी की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ा प्रश्न ये उठता है, 20 नवंबर को मिशेल बैचलेट, जो कि चिली की भूतपूर्व प्रेसिडेंट है और जो पिछले कुछ वर्षों में निरंतर भारत की निंदा करती आई है, आर्टिकल 370 के निरस्त्रीकरण के विषय पर भी और सीएए के विषय पर भी, जो निरंतर भारत की निंदा करती आई है, क्या ये जो 15 दिन की उनकी यात्रा थी दक्षिण अमेरिका में, क्या इसमें उन्होंने उनसे भी मुलाकात की थी और क्या उनको मिशेल बैचलेट को कन्विंस करने में इतना समय लग गया कि ये पुरस्कार इंदिरा गांधी पीस अवार्ड आपको मिल रहा है और आपको स्वीकार करना होगा? अब कांग्रेस किसको पुरस्कार देती है तो कांग्रेस की सोच को दर्शाता है, मिशेल बैचलेट जिसने हमेशा भारत की निंदा की है। लेकिन आखिर मेरा प्रश्न यह है कि राहुल गांधी की ऐसी क्या विवशता होती है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के बावजूद वो जो भारत में उनकी जिम्मेदारियां हैं उससे परे हटकर, उससे अलग हटकर अनजान जगहों पर अनजान लोगों से मिलते रहते हैं। और अभी 15 से 19 दिसंबर तक जब पार्लियामेंट का सेशन सक्रिय है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, 13 इंपॉर्टेंट बिल्स इस सेशन में पास होने वाले हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण डिस्कशन चल रहा है और इनमें से कई बिल्स अगले सप्ताह जो है डिस्कशन के लिए आएंगे।
इसमें एटॉमिक एनर्जी बिल भी है, इसमें इंश्योरेंस बिल भी है, इसमें जन विश्वास बिल भी है। आखिर राहुल गांधी की ऐसी क्या विवशता होती है कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उनको ये गुप्त यात्राएं ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। और गौरतलब है कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु के भी तुरंत बाद जो है 4-5 दिन ये छुट्टियों पे निकल गए थे। तो मेरे ख्याल से लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ये तय करना होगा कि भारत की राजनीति में उनकी रुचि है या नहीं, या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में जुटे हैं। क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जगह आज जो है एलओपी का जो फुल फॉर्म है, उनकी हरकतों को देखकर यही लगता है लीडर ऑफ पर्यटन, लीडर ऑफ पार्टिंग, लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा, किसी भी तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आज नहीं दिखते हैं। यह तो एक विषय हो गया। जितना राहुल गांधी छुट्टियां मना रहे हैं, उतनी ही भाजपा की केंद्र सरकार भी, राज्य सरकारें भी उतनी ज्यादा मेहनत करके भारत के आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में जुटी हैं। और ये आप एक जो है कंपैरिजन देख सकती हैं। मैं अब थोड़ा सा जो है इसको दूसरी ओर ले जा रहा हूं इस वार्ता को। कल दो बहुत बड़ी घोषणाएं हुई हैं जो भारत की जो है जो आर्थिक यात्रा है, इकोनॉमिक यात्रा है यहां से, उसको और दुरुस्त करने वाली है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में $17.5 बिलियन निवेश की घोषणा की है और अमेज़न ने 2030 तक $35 बिलियन निवेश का ऐलान किया है। दोनों निवेश एआई, क्लाउड, डेटा सेंटर, डिजिटल और लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए है। और यह विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है एआई को लेकर, उस पर एक बहुत बड़ा मोहर लगाता है। किस तरह से विश्व की बड़ी से बड़ी कंपनियां, आईटी कंपनियां, एआई कंपनियां आज पूरी तरह से भारत में निवेशित हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करती हैं। और आज भारत जिस तरह से एआई का जो एक पावर हब बनने जा रहा है, उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ये दोनों घोषणाएं एक दिन में हुई हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई बार ऐसी उपलब्धियां जो हैं, ऐसी उपलब्धियों को उचित स्थान नहीं मिलता है न्यूज़पेपर में। इसीलिए मेरा एक दायित्व बनता है कि इसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इसको हाईलाइट किया जाए। आज भारत की जो एआई इंडस्ट्री है, उसकी साइज कुछ $30 बिलियन है। लेकिन जिस रफ्तार से डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के अन्य सेगमेंट्स में तीव्र गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी अपेक्षा है, ऐसी संभावना है कि केवल अगले 10 वर्षों में हमारी एआई इंडस्ट्री की साइज जो है वो $300 बिलियन होगी। और उस लक्ष्य की प्राप्ति में कल का जो ये निर्णय है माइक्रोसॉफ्ट का और अमेज़न का, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। मित्रों, महाराष्ट्र में पिछले साल 5 दिसंबर को भव्य मेजॉरिटी के बाद हमारी सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बनी थी। और आज 1 वर्ष पूरे होने के उपरांत यह हाईलाइट करना भी जरूरी हो जाता है कि जिस तीव्र गति के साथ महाराष्ट्र भारत की जो हमारी देश की जो विकसित भारत की यात्रा है, उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन निभा रहा है, उसको हाईलाइट करना बड़ा जरूरी हो जाता है। कई बार हम नेगेटिव खबरों में उलझ जाते हैं, लेकिन कुछ चंद बिंदु मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं जो पिछले 1 साल की उपलब्धियां हैं महाराष्ट्र की, और किस प्रकार से डबल इंजन सरकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण जो है वो महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में देश को प्रदान।
तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुहिन सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी के विदेश यात्राओं पर सवाल उठाया, कटाक्ष भी किया कि क्या राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में रहना चाहते हैं या फिर रिटायरमेंट के मूड में हैं। तो ये इससे जुड़ी हुई खबर भी हम आपको आगे के बुलेटिन्स में और आगे दिखाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो अपनी मूल खबर पर लौटेंगे कि सनातन विरोध पर इंडी गठबंधन में एका, आखिर इसके पीछे का एजेंडा क्या है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे थे कि सनातन विरोध पर इंडी गठबंधन में एका, आखिर ये एका क्या कहता है। तमिलनाडु के मदुरई जिले के थिरुपुरम कुंद्रम पहाड़ियों पर स्थित भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में कार्तिकेय दीपम जलाने का विवाद गहराता जा रहा है और सियासत जोरों पर है। इसको ऐसे भी समझने की जरूरत है कि जब मंदिर के भक्त अदालत का उन्होंने रुख किया कि कार्तिकेय दीपम जलाने का अधिकार उनको दिया जाए, और अदालत ने मदुरई खंडपीठ ने, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई खंडपीठ ने जब यह आदेश दे दिया तो राज्य सरकार ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। और राज्य सरकार ने न सिर्फ इस आदेश को नहीं माना, बल्कि अब वो उस जस्टिस के खिलाफ संसद में महाभियोग लेकर के आ रहे हैं। और इस महाभियोग पर विपक्षी सांसदों के, यानी विपक्ष की तमाम पार्टियों को 120 सांसदों के दस्तखत हैं। और दरअसल ये जो पूरा विवाद है, 1996 के एक अदालती आदेश के अनुसार दीप का मंदिर के निचले हिस्से में जलाया जाना चाहिए था, लेकिन अदालत का यह मानना था कि जो उसके बगल में एक दरगाह है और दरगाह के लोग जो मंदिर का अधिकार क्षेत्र है उस पर लगातार कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भी अदालत का कहना था कि कम से कम जो हिंदू भक्त हैं और जो मंदिर है उसको अपने अधिकार क्षेत्र पर काबिज रहना चाहिए, और जो उनके अधिकार क्षेत्र में है उसमें वे उसके भीतर कहीं भी दीप जला सकते हैं। इसलिए ये उनका आदेश बनता है, ये उनका अधिकार बनता है, और उसी के तहत ये आदेश दिया गया था। हिंदू भक्तों की मांग पर यह आदेश आया था, लेकिन अब इसमें विवाद वहीं नहीं खत्म हुआ, बल्कि मंदिर के पक्ष में आदेश पारित करने वाले हाईकोर्ट के मदुरई बेंच के जस्टिस GR स्वामीनाथन के दीपथून आदेश को आधार बनाते हुए 120 विपक्षी सांसदों ने उनके खिलाफ संसद में महाभियोग की अर्जी दे डाली है। विपक्ष का आरोप है कि अदालत का निर्देश जो है धार्मिक तनाव बढ़ाने वाला था, और जस्टिस स्वामीनाथन के कामकाज ने न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर और धार्मिक प्रकृति पर सवाल खड़े किए हैं। धर्मनिरपेक्ष प्रकृति, यह धर्मनिरपेक्ष प्रकृति क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। रोचक तथ्य यह भी है कि महाभियोग के लिए स्पीकर को नोटिस सौंपने वालों में डीएमके सांसद कनिमोई के साथ साथ कांग्रेस की प्रियंका गांधी और गौरव गोगोई, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, एनसीपी की सुप्रिया सुले और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी शामिल थे, और भी तमाम नेता शामिल थे। लेकिन सवाल उठता है कि दक्षिण की राजनीति से कोई सीधा वास्ता न होने के बावजूद अखिलेश यादव जैसे नेता आखिर मंदिर में दीप जलाने के विरोध में डीएमके के साथ क्यों खड़े दिखना चाहते हैं? क्या ये उत्तर प्रदेश में अपने वोट बैंक के बीच मुस्लिम तुष्टीकरण का संदेश देने की कोशिश नहीं है? इतना ही नहीं, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहब ठाकरे, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का दम भरने वाले उनके बेटे उद्धव ठाकरे की पार्टी भी इस मामले में हिंदू भक्तों के अधिकार का विरोध कर रही डीएमके के साथ खड़ी है, उनके साथ कदम ताल कर रही है। ये सियासत के बदलते रंग का दिलचस्प नजारा है। इसको देखिए कि जब सनातन को रोग बताने वाले डीएमके नेताओं के एक और सनातन विरोधी कार्य में न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी और उनका शीर्ष नेतृत्व डीएमके के साथ कदम ताल करता हुआ नजर आ रहा है। आखिर अगर इस पर प्रश्न उठाया जा रहा है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं तो और क्या है? बीजेपी का साफ कहना है कि यह हिंदू हितों का
वैध संरक्षण करने पर न्यायपालिका को खुले तौर पर धमकाने जैसा है और यह मुस्लिम तुष्टीकरण की हताश कोशिश है। यह जानना भी दिलचस्प है कि इस पूरे विवाद में मंदिर के अधिकार क्षेत्र में दीप जलाने पर रोक लगाने की मांग मुस्लिम संगठनों की ओर से न होकर राज्य सरकार ने इसे स्वतः संज्ञान में लिया है। इस बीच कानूनी कार्रवाई का पालन करते हुए जस्टिस GR स्वामीनाथन ने राज्य सरकार पर अदालत का आदेश न मानने पर अवमानना की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है और चीफ सेक्रेटरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई के लिए उपस्थित रहने का आदेश दिया है। वहीं तमिलनाडु सरकार दीप जलाने के आदेश को चुनौती देते हुए जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जब वो संसद में महाभियोग लाना चाह रही है तो सुप्रीम कोर्ट तो जाएगी। और इस मामले पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का कहना है कि सांसदों को महाभियोग लाने का संवैधानिक अधिकार है, तो कुछ भी संवैधानिक अधिकार है वो उसको लेकर आएंगे। जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत एक इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी में अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है, इम्पीचमेंट वहीं रुक जाती है। नहीं पाया जाता तो सदन में वापस आता है। सदन में जो संबंधित जज हैं उसको उनका अपना पक्ष रखने का खुद या अपने वकील के जरिए मौका मिलता है। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। आप सांसदों को अपने संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल करने से कैसे रोक सकते हैं? तो कोई आपको संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल करने पर रोक नहीं रहा है, लेकिन प्रश्न नियत का और उसके पीछे की सियासत का है। जिस सियासी एजेंडे की हम बात कर रहे हैं वो समझने की जरूरत है। AIADMK के नेता कोवई सत्यम ने कहा है कि ये DMK का पॉलिटिकल स्टंट है, ये जुडिशरी को धमकाने की कोशिश है। You need to have 100 MPs or 50 Rajya Sabha. DMK doesn't have that strength. Nor anybody in their India alliance will come forward to join them in this impeachment. It's that nothing but a political stunt and trying to instigate the judiciary. You have seen what R.S. Bharati, the senior leader, said once. It is the mercy of DMK that people from the downtrodden community become the judge, right? So that's their attitude. They feel that everybody are at their disposal, including judiciary and including the judges. और बीजेपी नेता नारायण तिरुपति का कहना है कि DMK हिंदू विरोधी है। Government, in order to support, in the name of supporting Muslims, the government unnecessarily intervened here and they have taken objection to the High Court's order. The last 4.5 years we have been saying that there has been a law and order breakdown in Tamil Nadu. Why? Because even the police, they are not respecting the law. They are not respecting what the judge has said. And this is what? This is anti-Hindu policy of the Dravida model to take the votes of minorities. They are trying to, support them. This is what they are doing and this is highly condemnable. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका। दुष्यंत नागर, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दुष्यंत नागर जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा, हमारे सलाहकार संपादक, विनोद जी, स्वागत है आपका। और इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले विनोद जी, ये समझने की कोशिश करेंगे, तो इसके पीछे तो बहुत सारी बातें हैं। बार बार ये कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये जुडिशरी को धमकाने जैसा है, ये सनातन का विरोध है, सनातन को कीड़ा मकोड़ा और रोग बताने वाले DMK के साथ कांग्रेस भी खड़ी है, अखिलेश यादव भी साथ खड़े हैं, कांग्रेस भी साथ खड़ी है। ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? निखिल, जो इन पे महाभियोग लगाया गया है जस्टिस स्वामीनाथन पे, उसमें ये आरोप लगाया गया है कि जस्टिस स्वामीनाथन ने एक पार्टी की विचारधारा को लेके इस तरह का फैसला दिया है जो धर्मनिरपेक्षता जो देश की है उस पे ये सीधे सीधे उसके खिलाफ है। अब उनकी मंशा क्या है और क्या धर्मनिरपेक्षता है उसके तो डिफाइन वो अपने ही तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो हकीकत ये है कि जो जस्टिस स्वामीनाथन का जो जजमेंट था, उस जजमेंट में उसने कहा कि मंदिर परिसर में अगर ये दीप स्तंभ पे जो ये कार्तिकेय दीपम है, उसका जो फेस्टिवल कार्तिक के महीने में एक परंपरा रही है, उसमें जलाने से दिक्कत क्यों है? क्यों दूसरे समुदाय को इससे दिक्कत होगी? ये मंदिर का अपना परिसर है, उस परिसर के स्तंभ पे ये दीप जलाना है। उसमें भी एक टाइम लिमिट था कि सिर्फ 4 दिसंबर तक ही था जी।
कि वो 4 दिसंबर तक ही, वो कार्तिक का महीना है, पूरे देश में इस तरह के हिंदू कार्तिक को पवित्र महीना मानते हैं। इस महीने में अलग अलग तरीके से आप देखते हैं पूरे देश में अलग अलग फेस्टिवल लोग मनाते हैं। ये जो मदुरई का है वो आप कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही मशहूर एक वहाँ की परंपरा है, जो भगवान मुरुगन के सम्मान में इस तरह का जो दीपोत्सव और दीप का आयोजन होता है, जिसमें उसके पहाड़ी पे ऊंचे जो स्तंभ है उस पर ये दीप का प्रज्वलन किया जाता है। ये परंपरा कैसे बंद हुई, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है। जब आप अखिलेश यादव की बात कहते हैं कि अगर आप ये देखिए कि उसी समय में जब बावड़ी ये मामला उठा था ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में, तब भी आपने देखा होगा कि मस्जिद के तहखाने में उस समय में पहले भी पूजा होती थी। तो अचानक मुलायम सिंह की सरकार आई और उसने पूजा बंद करवा दिया। तो अचानक तमिलनाडु की सरकार, ऐसे ही मुलायम सिंह की जैसे सेकुलर थे, उन्होंने इस परंपरा को बंद करा दिया। तो ये अखिलेश यादव का ये सीधे आने का मतलब भी आप समझ सकते हैं कि अगर आप भाई सारे लोग सो कॉल्ड सेकुलर बनने के नाम पे आप एक सनातन की जो एक परंपरा है, उसकी विरासत है, उसकी जो आस्था है, क्या इसमें किसी भी तरह के 1996 के धर्मस्थल कानून का अवलंबन हो रहा है? क्या कि वो ये स्टेटस चेंज कर रहा है? जो आप कह रहे हैं 1947 के स्टेटस में, ठीक है, ऐसे दर्जनों विवाद है जिस पे स्टे है। ये विवाद करना तो एक फजूल का चर्चा बना रहे हैं आप। एक मंदिर परिषद में उसकी परंपरा है, जो मंदिर परिषद में वो पिलर है, उस पे वो दीप प्रज्वलन होता है। आप उसको कह रहे हैं कि ये किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है, आप कह रहे हैं कि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। तो सवाल ये है कि जस्टिस शेखर यादव का नाम आपने सुना होगा जी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जस्टिस ने विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में, बस एक सेमिनार में उन्होंने हिस्सा लिया था। 50 एमपी ने यहाँ राज्यसभा में उनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट लाया था। और आज आप तमिलनाडु के इस बेंच के आप ये देखिए कि जज के खिलाफ में जो ये आया है, इनकी मानसिकता को एक्सपोज किया है कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की रिवायत और भारतीयता को लेके जब कभी भी कोई एक न्याय होते दिखेगा तो ये इनको ये सारे लीडर इस तरह से साबित करेंगे कि ये एंटी सेकुलर है। जो शेखर यादव के साथ हुआ वही चीज जस्टिस स्वामीनाथन के साथ हो रहा है। ठीक है, दुष्यंत नागर, जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग लाना, कांग्रेस का बढ़ चढ़ कर उसमें साथ देना, किस तरह से इसको देखते हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई सेकुलर होने का अर्थ हिंदू हितों का, हिंदू आस्था का मान मर्दन नहीं हो सकता। और कांग्रेस डीएमके के साथ अगर इस पक्ष में खड़ी हुई है, ये न्यायालय का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट चले जाते, जो कि गए ही हैं। सर, मैं बड़ी ईमानदारी से सारी बातों को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। एक तो जो भाई साहब ने कहा, चीजों को ट्विस्ट करके कहा, अपनी एक कहानी बना के कहा, जिस जगह पे इसको शिफ्ट कराना चाहते हैं उसको विनोद जी ने दीप स्तंभ कहा। एएसआई की रिपोर्ट है, वहां पे पूर्व में दीप जलाने या दीप स्तंभ होने जैसी कोई संरचना नहीं। दीप तो एक बार अपनी बात फिर से करिए, पूर्व में क्या नहीं है? पूर्व में जो संरचना, जिस जगह पे शिफ्ट करने की बात कही जा रही है कि यहां पे जो दरगाह के पास वाला एक विशाल पत्थर है जिस पे दीप स्तंभ जिसको बताया जा रहा है, एएसआई की रिपोर्ट है कि वहां पे दीप स्तंभ या प्रकाश स्तंभ जैसी कोई संरचना नहीं है। किसी भी दीप स्तंभ की एक संरचना होती है, अपना उसका एक तरीका होता है। 1996 में क्या चीज बंद किया गया था? सर, 1996 में कोई भक्त कोर्ट गए थे, 1994 में जी, जहां पे ये दीप स्तंभ आज की डेट में जल रहा है, ये विजयनगर काल का है। या आप ये समझ लीजिए। अच्छा, एक बात और बताइएगा, मैं जस्ट अपने सुलभ संज्ञान के लिए भी जानना चाह रहा हूं, ठीक है? दर्शक तो इसको समझेंगे भी कि ये जो एरिया जहां पर ये दीप जलाने की बात हो रही थी, वो दरगाह के दायरे में था या मंदिर के क्षेत्र में था? देखिए, जहां अब जलाने की बात हो रही है वो दरगाह से 15 से 20 मीटर की दूरी पे बताया मीटर और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, किसके क्षेत्र में था? बिल्कुल, आप जैसे आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है पड़ोसी की दीवार आपके घर से सटी होगी, हो सकता है 5 फुट का भी डिस्टेंस ना हो, लेकिन कमरा आपका है,
मैं ये पूछना चाह रहा हूं। लेकिन देखिए जी, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, जहां परंपरागत रूप से दीप जलाया जाता है वहां जलाने में क्या दिक्कत है? नहीं, अपने घर में जलाने में क्या दिक्कत है? अगर हम अपने घर में दीपक जला रहे हैं तो इससे दूसरे की भावना कैसे भड़केगी, ये हमको एक्सप्लेन करिए। हमने इसीलिए पूछा कि किसके अधिकार क्षेत्र में था। अगर वो मंदिर के अधिकार क्षेत्र में है, अगर वो हमारा परिसर है, उसमें हम दीपक जला रहे हैं, नहीं जला रहे हैं, भस्म डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सर मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन घर का मालिक तय करेगा ना। हाँ, घर का मालिक कौन है? राज्य सरकार। स्टालिन जी है। नहीं, घर का मालिक राज्य सरकार है। संवैधानिक रूप से चुने गए हैं। नहीं, घर का मालिक राज्य सरकार है, मंदिर का मालिक राज्य सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर सब चीज उनका काम है। ये कुतर्क है। मंदिर का मालिक राज्य सरकार नहीं है। मंदिर का मालिक राज्य सरकार कैसे हो सकती है? मंदिर की बात नहीं कहा मैंने, राज्य की बात कहा। हाँ, राज्य का संवैधानिक अधिकार राज्य की चुनी हुई सरकार के पास है। और ये जो प्रयास किया जा रहा है बार बार राज्य सरकार को नीचा दिखाने का, राज्य सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने का, ये कैसे हस्तक्षेप? आप देखिए इस तरह से भाषण में तर्क पर आइए, तर्क के साथ आइए, तर्क के साथ आइए सर, तर्क के साथ आइए दुष्यंत सर, तर्क के साथ आइए। हमारा परिसर है, इसमें मैं दीप जलाना चाहता हूं, इसमें सरकार को या किसी को क्या दिक्कत? सर, आपके परिसर में दीप जलाना आप तय करेंगे, मैं नहीं करूंगा। हाँ, ठीक है, तय करेंगे। हाँ, आपके स्टूडियो में कार्यक्रम की संरचना, कार्यक्रम की पटकथा, कार्यक्रम का जो आप निरर्थक बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके पास कोई जवाब नहीं। बात सुन लीजिए। मेरे अनुसार नहीं हो रहा। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, बगैर लॉजिक की बात कर रहे हैं आप। हमारा रिपोर्टर वहां खड़ा है, आपकी सारी चीज, आपके सारे दलील का जवाब देने के लिए हमारा रिपोर्टर जुड़ गया है, आपका जवाब दे रहा है। कर दिया विनोद जी, मैंने आपकी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। नहीं, कुछ नहीं रखी, कुछ मालूम ही नहीं है। चलिए दुष्यंत जी, आपसे हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे। सिंपल सा आपका तर्क है। मैं कह रहा हूँ अपने घर में दिया जलाना चाह रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत हो सकती है? हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई जवाब देना चाहते हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। एक मिनट सुन लीजिए सर, कौशल कांत मिश्रा, ठीक है सर, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। कौशल कांत मिश्रा जी। दुष्यंत जी, आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, स्वागत है, लेकिन अब थोड़ा समय दीजिएगा और इस हिस्ट्री को पूरा सुनिएगा। कंड पुराण है, उसमें भगवान मुर्गन की बात की गई है, और उस समय से इस पहाड़ी, जो पूरा पहाड़ है, इसका नाम है थिरुपरन कुंडरम। थिरु का मतलब होता है श्री, परन का मतलब होता है मुर्गन भगवान, और कुंडरम का मतलब होता पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम ही है श्री भगवान की पहाड़ी। ठीक इस पहाड़ी पर जिस मंदिर की हम आप बात कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप एक बार फुल स्क्रीन दिखाएं इस विजुअल को। ये जो आपको दिख रहा है, अगर आप फुल स्क्रीन दिखाएं, जी, ये जो नीचे जो दिख रहा है आपको, ये इस तरफ जी, ये वो मंदिर है। इसके ऊपर एक बीच में और मंदिर है, ये आप देख पाए, ये मंदिर काशी विश्वनाथ के नाम पे है। और ऊपर, सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये सिकंदर की पहाड़ी की दरगाह है। और उसके बगल में ये जो दीप स्तंभम, जिसमें मेरी उंगली है जी, ये उंगली दीप स्तंभम है। अब इसकी कहानी क्या है? यहाँ पर पांड्यन सत्ता जब थी, उस समय इस मंदिर का निर्माण किया गया। पुराना मंदिर था, उसको जीर्णोद्धार करके 3री और 4थी शताब्दी की बात कही जा रही है जी, उस समय बनाया गया था। उसके बाद 13वीं शताब्दी में वहां पर सिकंदर शाह, सुल्तान सिकंदर शाह था, मुस्लिम आक्रांता था, उसने मदुरई पे कब्जा किया। जी जी, जब उसने कब्जा कर लिया और वहां पर एज यूजुअल जैसे मुगलों का बिहेवियर होता वो बिहेवियर हुआ, तो पांड्यन ने उन पे ऊपर हमला किया। और जब हमला किया तो ये सुल्तान साहब भागते हुए पहाड़ी के पीछे ऊपर चढ़ते हुए मंदिर के रास्ते जा करके दीप स्तंभ तक रास्ता था, उसके बगल में एक गुफा, उसमें घुस गए। पांड्यन ने घुस करके उनको वहीं मार दिया। वो एक आक्रांता था सिकंदर शाह जी। फिर क्या हुआ, उसके मारने के बाद वहां पर कुछ मुस्लिम गए और उन्होंने उसकी मजार बना दी जी। ये है हिस्ट्री। और ये 13वीं और 4वीं शताब्दी की बात बता रहे हैं। अब कानून पे आ जाते हैं। कानून ये कहता है कि 1919 में सबसे पहले जब इस दीप स्तंभम जिसकी बात हो रही है वहां पर दिया जलाने की बात आई, वहां पर कुछ मुस्लिमों ने उनको रोकने की कोशिश की, दरगाह के लोगों ने। आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी सूफी की मजार नहीं है, किसी एक राजा की मजार है, एक आक्रांता की मजार है जो मारा गया।
जी। उसकी मजार को एक इन्होंने एक मस्जिद बना दी, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद बन रही है उसी तरीके से एक आक्रांता की मजार पे मस्जिद बना दी, और उसके बाद दीप स्तंभम के बगल में मस्जिद बनाई, क्योंकि वो वहीं मारा गया था, भाग करके छुपने की कोशिश कर रहा था तो वहां मारा गया था। 1919 में ये मामला जब ब्रिटिश के थे उस समय ये मामला कोर्ट में गया, क्योंकि उन्होंने मना किया कि यहां दिया नहीं जलाया जाएगा, तो जो लोअर कोर्ट थी उसने उसके फेवर में जजमेंट दिया और कहा कि दिया जलाया जाएगा। और उसी समय का आदेश है, मेरे पास सारे कोर्ट के आदेश है, उसी समय का आदेश है कि वो पूरी पहाड़ी हिंदू पक्ष को बिलोंग करती है। चूंकि अब एक वहां मजार बन गई है, उस मजार और मजार का रास्ता, सीढ़ियां केवल मस्जिद मुसलमान पक्ष को बिलोंग करती, बाकी उसके अलावा संपूर्ण पहाड़ी हिंदू पक्ष की है। यह मामला अपीलेट कोर्ट में गया, अपीलेट कोर्ट में इसके अपोजिट जजमेंट आया। फिर 1932 में 1925 में लोग प्रीवी काउंसिल ब्रिटिश में गए थे, ब्रिटेन में, सोचिए उस समय ब्रिटेन जाकर के हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी थी, और प्रीवी काउंसिल ने फाइनल जजमेंट दिया कि पूरी पहाड़ी जो है वो हिंदू पक्ष को बिलोंग करती है, और केवल मस्जिद, जो छोटी मस्जिद बनी है और उसकी सीढ़ियां, ये दोनों चीजें बिलोंग करती हैं मुस्लिम पक्ष को। अब उसके और उसमें यह भी क्लियर किया, ये मामला फिर कोर्ट में आया, कोर्ट में यह डिसाइड हुआ, उसने ये कहा कि 15 मीटर के अंदर, 15 मीटर के बाहर हिंदू पक्ष कुछ भी कर सकता है जी। और दीप स्तंभ, दरअसल मेरा सवाल भी यही था, मेरा सवाल भी यही था। मुझे पूरी बात बताने दीजिए, आपका नेशनल चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, मैं पूरा, अरे दुष्यंत जी, राजनीति हम बाद में कर लेंगे दोस्त, कम से कम अभी मैंने कोई राजनीति की बात तो की नहीं, मैंने तो हिस्ट्री और फैक्ट बताया जो देश को मालूम है। दुष्यंत जी सुन लीजिए, आपको फैक्ट दे रहे हैं, सुन तो लो, आप तो बड़े अच्छे प्रवक्ता हो सर, मेरी बात तो सुनो सर, दुष्यंत जी आएंगे आपके पास, दुष्यंत भाई आप ये देखिए कि उसके बाद 65, उसके बाद 94 में लोग कोर्ट गए, क्योंकि वहां पे मंदिरों का सारा कंट्रोल उन्होंने एक HRNCE एक्ट बना करके सरकार को दे दिया है, और वो सरकार जो हिंदुत्व के संपूर्ण विनाश के लिए कॉन्फ्रेंस करती है, उसका जो मंत्री है, मंदिर मंत्रालय का जो खुद मंत्री है, वो जाकर के उस कॉन्फ्रेंस का चीफ गेस्ट बनता है। एक ऐसी सरकार जो हिंदुत्व को खत्म करने का विचारधारा रखती है, अगर ऐसी सरकार के हाथ में उस मंदिर की चाबी होगी तो क्या होगा। अब बात है इस इशू की, इस इशू में एक भक्त गए, भक्त ने कहा कि हमें उस दीप स्तंभ जला, उस पहाड़ी की चोटी पर जो दीप स्तंभम है सदियों से जला जा रहा है, और ये केवल यहीं की प्रथा नहीं है, पूरे तमिलनाडु में इस महीने में, पूरे तमिलनाडु में हर पहाड़ की चोटी पर दिया जलाने की प्रथा हिंदुओं की हमेशा से रही है, इसी जगह की नहीं है, हर जगह रही है। उस प्रथा को आगे चलाने के लिए 1994 में एक गए थे, उसके बाद उस केस को परसू किया, और आपके लिए अनफॉर्चुनेटली बता दूं, उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें मार दिया गया, वो मर गए इसी नाम पे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद ये मामला फिर दोबारा आया 2019 में, और 19 के बाद ये मामला आज आया जब हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि ये पूरा तो जिस जज ने जजमेंट दिया है, और आपने बताया कि जो पिछले बार पक्षकार थे, हिंदू पक्षकार, मुझे उम्मीद है कि दुष्यंत जी इसको सुन रहे होंगे, जो पिछले बार हिंदू पक्षकार थे उनकी हत्या कर दी गई, और इस बार जिस जज ने फैसला दिया है उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी है। तो आप कहते हैं कि तुष्टीकरण नहीं है, आप कहते हैं कि नहीं, ये ठीक है। हम आपके पास आएंगे दुष्यंत जी, उससे पहले हमारे रिपोर्टर रितेश रंजन खड़े हैं, हम वहां पे जानना चाहेंगे। रितेश, कंटेम्प्ट ऑफ, मैं आ रहा हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी जारी करने की बात सामने आ रही है, क्या है ये पूरी खबर, क्या जानकारी आप देंगे हमको वहां से? मामला जो किसी मसले से जुड़ा हुआ है, जब कोर्ट मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने जस्टिस GR स्वामीनाथन ने इस मामले में पक्षकार के पक्ष में फैसला दिया कि हाँ आप जा सकते हैं, लेकिन 10 लोगों के साथ जाइए और वहां जाकर के दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो जब ये मामला जाया जाता है तो उससे पहले जो है सरकार कहती है कि हमने एहतियातन वहां पे धारा 144 लगा दी और वहां लोगों को इकट्ठा होने से मना कर दिया। लेकिन ये मुझे सरकार का जस्टिस का GR स्वामीनाथन ने जब इस मामले की सुनवाई की तो उन्होंने कहा कि ये पहला मामला नहीं है जब राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है। इससे पहले भी कांचीपुरम के एक पर्वत पर
मुरुगन स्वामी का मंदिर बनाया गया और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के आदेश के बाद उस मूर्ति को उखाड़ दिया गया। बावजूद इसके कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ऐसे कई मामले जब सुनवाई हो रही थी, सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वामीनाथन ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि ऐसे सिर्फ एक मामले को लेकर के, सिर्फ एक जिले की बात को लेकर के कंटेम्प्ट पिटीशन पर सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कई ऐसे मामलों का जिक्र किया लगातार और उन्होंने कहा कि इस मामले में अब चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना होगा और राज्य सरकार का पक्ष रखना होगा। उधर वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी कहा गया है कि वो इस मामले में बताएं कि कैसे ये जो है राज्य सरकार के मामले की जब राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है जी। जबकि मैं आपको बता दूं कि जब मामला सुनवाई के लिए आया और उसके बाद आदेश आ गया तो आदेश के बाद सीआईएसएफ के साथ 10 लोगों की टीम गई, 10 लोगों को लेके जाया जा रहा था। वहां पहले से राज्य सरकार ने पुलिस व्यवस्था टाइट कर दी और ये रखा कि राज्य सरकार का ये कहना है जी कि सामाजिक सद्भाव न बिगड़े। हाँ ठीक है, ये जानकारी आई, ये जानकारी आ गई। रितेश आप बने रहिए हमारे साथ। दुष्यंत नगर आपके पास बहुत सारे चीजें, दुष्यंत नगर बहुत सारी चीजें। एक चीज आप जब अपनी बात कहने जा रहे हैं उसमें मैं चाहता हूं कि एक बात और जोड़े। आप समाजवादी पार्टी के साथ में कांग्रेस और आप कदमताल कर रहे हैं, साथ में साथ चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या ये उत्तर भारत में आप लेकर आना चाह रहे हैं? इसकी मैसेजिंग जो है वहां से यहां, ये इसकी कोशिश है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक नैसर्गिक वैचारिक गठबंधन है और कदमताल में अभी 10 मिनट पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ आए हुए थे नोएडा में, मैं उनसे अभी मिलके आ रहा हूँ। बहुत अच्छा। ये चीज अलग है और वो एक चीज अलग है। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव आया तो कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आगरा के ताजमहल भी एक मकबरा है, वहां भी दरगाह, वहां आ गए। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, औरंगाबाद में अनायासी जो है खबरें बन गई। तो चुनाव के नाम पर क्या हिंदू आस्था, हिंदू हितों को की अनदेखी कर दी जाए कि चुनाव है इसलिए नहीं देंगे? कभी नहीं। कार्तिक का महीना है ना, कार्तिक का महीना फिर अगले साल आएगा, चुनाव 5 साल बाद आएगा। मैं तो आप समझिए इसके साथ हूं, मैं मिश्रा जी के साथ हूं, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, औरंगाबाद का मुद्दा वहां आ गया कि जी हम औरंगजेब की कब्र को निकालेंगे। महाराष्ट्र का चुनाव जीत गए। आपका पॉइंट क्लियर हो गया सर? नहीं सर, मैं पूरी बात कर लेने दीजिए। हाँ, अच्छा। औरंगाबाद का मुद्दा, औरंगजेब का मामला अब ठंडा हो गया, अब ये नया मुद्दा आ गया है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, मुद्दा तो आप ही लोग लेकर आए हैं भाई। वहां पर वो कह रहा है, कोई कह रहा है हम अपने घर में दिया जलाना चाहते हैं, निखिल जी, आपने कहा नहीं जलाने दूंगा और मुद्दा लेकर के आ गए। जी ठीक, दुष्यंत जी, कौशल जी बस 10 सेकंड में जवाब दूंगा, फिर कौशल जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लीजिए। दुष्यंत जी 10 सेकंड जवाब दूं। दुष्यंत जी, आप यही कह रहे हैं कि जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां ये मुद्दा आ जाता है। तो सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट मोदी जी लेके आए हैं, आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? कम से कम आप ये वाली राजनीति तो छोड़ देंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर हो जाएगा तो कम से कम बार बार ये नहीं कहेंगे इलेक्शन का मुद्दा है। समस्या क्या है कि जब भी हिंदू आस्था की बात आती है, मंदिर की बात, अगर पूरे देश में हिंदू मंदिरों के साथ बुरा बर्ताव किया गया है, सौतेला बर्ताव किया गया है केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में, और आज हमारा विपक्ष इतना नीचे गिर गया है कि जिस तरह से आजादी के पहले मुस्लिम लीग बन गई थी, वही हाल आप लोग। आखिरी कमेंट। अरे साहब ठीक है, जो हो रहा है वो जनता देख रही है, जो हो रहा है वो जनता देख रही है। दुष्यंत जी, जो हो रहा है जनता देख रही है, हमने तो फैक्ट सामने रखा है, जो हो रहा है जनता देख रही है। विनोद मिश्रा जी के साथ मैं आखिरी कमेंट्स लेना चाहूंगा। विनोद जी, ये आपको लगता है कि मैसेजिंग उत्तर भारत में अखिलेश यादव को वहां के मंदिर से क्या लेना देना है, लेकिन वो साथ में इसलिए खड़े हुए हैं कि उनको मैसेज अपने यहां पर मुस्लिम तुष्टीकरण, अपने यहां के मुस्लिम्स को, अपने वोटर्स को देना है? मैं सीधे तौर पर सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए डॉक्टर साहब ने तो पूरा एक इतिहास सब कुछ बताया है जी। मुझे लगता है कि आपके पूरी स्टोरी का जवाब डॉक्टर साहब के पूरे जो अभी तक जानकारी दी है। दुष्यंत जी आप क्या कह रहे थे मुझे नहीं मालूम, और ये सोर्स क्या था आपका, उन्होंने एक हिस्टोरिकल फैक्ट दिया है। आप मानिए ना मानिए, भगवान मुरुगन को आप मानिए ना मानिए, भगवान मुरुगन को आप मानिए ना मानिए, सुनिए आप जो आपका एक जवाब दे रहा हूँ, आपके लिए भगवान मुरुगन का कोई आस्था नहीं हो सकता है, लेकिन तमिलनाडु में उस मदुरई में उनके आस्थावान की भी कोई संविधान, इसी देश का संविधान रक्षा करता है। इसी देश में भगवान मुरुगन के आस्थावान जो लोग हैं उनका भी इस देश में सम्मान है, यह संविधान उनको भी एक गारंटी देता है।
ऐसा नहीं होता है कि किसी को बुरा लगेगा, इसीलिए आप सुन लीजिए। आप सुनते नहीं है, खाली आप अखिलेश यादव से मिलके आ गए हैं तो ये बात हमें बता रहे हैं। सुन तो लीजिए। सवाल ये है कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी जो दिखना चाहती है, देखिए इस महाभियोग का कोई असर नहीं होगा। सुनिए, सभी जानते हैं, बिल्कुल ठीक बात। इस महाभियोग का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये महाभियोग अभी जिस प्रोसेस में इन्होंने लाया है उनके पास में वो नंबर होंगे या नहीं होंगे ये पता नहीं। अखिलेश यादव जो इस बीच में कूदे हैं और जो प्रियंका गांधी इसमें आई है, ये मामला SIR जैसा ही है। आप दिखना चाहते हैं, आप भ्रम फैलाना चाहते हैं उस मुस्लिम समाज में कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपके सबसे बड़े एडवोकेट हैं। SIR का मामला हो, कहीं से मुस्लिम वोटर का मामला नहीं है, लेकिन आप घसीट के लाते हैं कि ये मुस्लिम के वोट के नाम कट रहे हैं। ये सीधी सीधी यही बात है। अखिलेश यादव का आप अखिलेश यादव तमिलनाडु के मदुरई में दूसरा अयोध्या बनाना चाहते हैं? आप ये काम कर रहे हैं। ये पूरा इंडिया गठबंधन दूसरा अयोध्या आप तमिलनाडु में बना रहे हैं। जो बात आप लोग कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, एक इमोशंस के, एक भावना को, जो वहां की परंपरा हजारों साल की रही है, और उसको अपने परिसर में दीपोत्सव करेगा, दीप जलाएगा, तो उसको आप कोर्ट ले जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। ठीक है विनोद जी, तो आप मानिए इस बात। ठीक है विनोद जी, ठीक है, ठीक है। मैं देख रहा हूं कि बहुत देर से डॉक्टर कौशल कांत कुछ कहना चाह रहे हैं। जी निखिल जी, कुछ कहना चाह रहा हूं। दुष्यंत साहब सुनिएगा सर, आप लगातार कुछ कहते ही रहे तब से। हाँ, आप कौशल जी को सुनिए। सुन लीजिए, मैं फैक्ट बोल, मैंने अभी राजनीति की एक बात भी नहीं की, मैं सिर्फ फैक्चुअल बता रहा हूं। इस केस में जब केस फाइल हुआ था तो डिस्ट्रिक्ट जज, जो सिविल जज होता, उसने जाकर के खुद जाकर के वहां देखा था, उसको इंस्पेक्ट किया था, और उसने क्या बोला, एक वर्ड होता है लॉ में, रेस इप्सा लिक्विटोर। इसका मतलब होता है कि वस्तुएं स्वयं बोलती हैं, वस्तुएं स्वयं बोलती हैं। उस डिस्ट्रिक्ट जज ने अपने नोटिंग में लिखा हुआ है कि वहां जाकर के जो फैक्ट है वही क्लियर है, एकदम सच्चाई है। और दूसरी चीज 2014 में जो जजमेंट आया था उसमें लिखा गया था रेस जुडिका। रेस जुडिका का जो जुडिशियल मीनिंग होता है कि सेटल्ड बाय हाईएस्ट कोर्ट वंस फॉर ऑल एंड इट शुड नेवर कम अगेन टू द कोर्ट। ये दोनों वर्ड इस पर्टिकुलर इशू के लिए लिखे जा चुके हैं। उसके बाद भी वहां की जो सरकार है, मंदिर चूंकि उनके कंट्रोल में आता है, तो आप सोचिए, मुसलमान नहीं गया कोर्ट में, मुसलमान ने अपोज नहीं किया, मुसलमान को प्रॉब्लम नहीं है वहां दिया जलाने से। प्रॉब्लम किसको है? वहां की सरकार को प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें मालूम है उनकी सरकार ऐसी है जो हिंदू धर्म के खिलाफ काम करती है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल नहीं फैक्ट्स जो है वो सामने हैं। अब ये दर्शकों को, चलिए ठीक है, चलिए इस चर्चा को ये विराम देंगे। ठीक है दुष्यंत जी, ठीक है दुष्यंत जी, इस चर्चा को ये विराम देंगे और ये दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं कि ये सारे फैक्ट्स हमने उनको बताए हैं कि कोई अपने घर में अगर दिया जलाना चाहता है तो उसके पड़ोसी को कैसे दिक्कत हो सकती है कि आप अपने घर में क्या कर रहे हैं। और अगर आप कह रहे हैं, और उसमें भी जो अभी फैक्ट और जोड़ा कि इसमें कोई मुस्लिम संगठन या मुस्लिम धर्मावलंबी ने, उसने कुछ नहीं कहा है। राज्य सरकार ने स्वतः संज्ञान लिया है कि भाई साहब उनको दिक्कत होगी, आप अपने घर के अंदर दिया मत जलाइएगा। ये जो दर्शक है उनको समझने दीजिए, वो वोटर भी हैं, समझदार हैं, वो समझेंगे इस बारे में। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, डॉक्टर कौशल कांत, दुष्यंत नागर और विनोद मिश्रा जी, और हमारे संवाददाता रितेश का भी बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी जुडिशियल यूनिटी की, कि आखिर कोर्ट की अवमानना या व्यक्तिगत हमला, और इस पर जुडिशरी के साथ जजेस किस तरह से खड़े हैं, क्यों पड़ी ये जरूरत, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले यार, अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं, आजा। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और कोर्ट की आलोचना या व्यक्तिगत हमला, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है, क्योंकि रोहिंग्या शरणार्थियों पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि क्या भारत सरकार ने रोहिंग्याओं को शरणार्थी घोषित किया है।
अगर कानूनी तौर पर वे शरणार्थी नहीं हैं तो फिर वे घुसपैठिए हैं। और यह फैक्ट है, घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाया जा सकता। सीजेआई की इसी टिप्पणी के बाद कई बुद्धिजीवियों ने इसे मानवाधिकार का अपमान बताया था। कहा था कि जो घुसपैठिए हैं उनका भी मानवाधिकार है और उनके लिए आप ऐसा नहीं कह सकते। तो अब 44 रिटायर्ड जजेस ने चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाए जा रहे इस कैंपेन की खुलकर निंदा की है। मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर रीता मनचंदा की याचिका में आरोप लगाया गया था कि भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों को हिरासत में लेकर गायब कर दिया गया है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि रोहिंग्याओं को शरणार्थी का दर्जा किसने दिया? घुसपैठिए पहले सुरंग खोदकर या बाढ़ पार करके अवैध रूप से दाखिल होते हैं, फिर खाना, पानी, पढ़ाई का हक मांगते हैं, दवाई का हक मांगते हैं और चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी पर सवाल उठाते हुए उन्हें घेरने की कोशिश की गई थी कि वो तो मानवाधिकार की बात ही नहीं कर रहे हैं। कोई अगर चोरी से भी आया तो भी उसका मानवाधिकार है, भले ही वो आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो। तो 44 रिटायर्ड जजेस ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि हम रिटायर्ड जज रोहिंग्या माइग्रेंट्स के जुड़ी कार्रवाई में माननीय चीफ जस्टिस की टिप्पणियों को लेकर सोचे समझे कैंपेन जो चलाई जा रही है वो उचित नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। पूर्व जजों ने इस पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। पूर्व जजेस ने कहा है कि रोहिंग्या भारतीय कानून के तहत शरणार्थी के रूप में भारत नहीं आए थे, उन्हें किसी भी वैधानिक शरणार्थी सुरक्षा ढांचे के तहत प्रवेश नहीं दिया गया था। ज्यादातर मामलों में उनकी एंट्री अवैध है। पूर्व जजेस ने कहा कि भारत ने 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन या उसके 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो यानी कि जो इसका चार्टर है यूएन का, उस पर भी भारत सहभागी नहीं है। ये देश के लिए एक गंभीर और वाजिब चिंता है कि अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य भारतीय दस्तावेज कैसे बनवाए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो जस्टिस लोकपाल सिंह का कहना है कि अवैध रूप से देश में घुसे लोगों को बाहर कर देना चाहिए। अवैध प्रवासी अवैध रूप से आकर के बस गए हैं तो उनको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि साहब उनके लिए डिटेंशन सेंटर बने, उनको यहाँ से भेजने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाएं, तो वो तो देश के हित में काम ही नहीं कर रहे हैं। वो चाहे रिटायर्ड जज हों, चाहे किसी अदर सर्विसेज से आते हों या कोई भी आम नागरिक हो। तो इस देश के लोगों को यहाँ रहने का और अपने संसाधनों को प्रयोग करने का अधिकार है। बाहर के लोग अगर यहाँ आकर के रह जाएंगे और घुस जाएंगे और उनको हम निकाल नहीं पाएंगे और उसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, तब तो यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जुड़े हुए हैं। शेखर जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि ये अगर कोई जस्टिस कोई ऑब्जर्वेशन देता है, कोई ऑर्डर देता है, कोई जजमेंट देता है, तो उसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं, उसकी आलोचना दूसरे तरह से की जा सकती है, लेकिन जज के फैसले की आलोचना इस तरह से उसके खिलाफ कैंपेन चलाना, ये कौन सा नया ट्रेंड है? इसको कैसे देखते हैं? निखिल जी, अभी अभी आपने एक बहस एंकर किया जिसमें जी एक मद्रास हाईकोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन को लेकर, ये भी लगभग उसी तरह का मामला है। उसी तरह का मामला है और भी गंभीर है जी। जो बात आपके डिबेट में नहीं आया वो मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि वो मामला इससे जुड़ा हुआ है जी। जो जज के खिलाफ जो नोटिस दी गई है, इम्पीचमेंट नोटिस, जिसमें प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के लोग भी उन्होंने इसमें हस्ताक्षर किए हैं डीएमके को खुश करने के लिए, उसमें जज की जात पर उंगली उठाई गई है क्योंकि वो एक ब्राह्मण जात के बिलोंग करते हैं। इस केस मामले में ब्राह्मण वकील है, इसलिए एक समुदाय को खुश करने के लिए इस जज ने ऐसा किया करके लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 2 है उस नोटिस पे, मतलब लिखित रूप में दिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं क्या प्रियंका गांधी उस इम्पीचमेंट नोटिस को पढ़े कि नहीं पढ़े? अखिलेश यादव उस नोटिस को नहीं पढ़े? तो आप उत्तर प्रदेश के जो आपके जो वोटर्स हैं, अगर वो कोई पर्टिकुलर जात के बिलोंग करते हैं, वो क्या सोचेंगे? आप एक जज के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में उनकी जात को पर उंगली उठा के आप इम्पीचमेंट मोशन ला रहे हैं। मंदिर का मामला तो है ही, लेकिन उसमें जात का भी उसमें घुसाने का जो काम डीएमके कर रहा है, क्योंकि डीएमके के लिए ब्राह्मण विरोधी एक राजनीति रही है वहां पे,
क्योंकि ब्राह्मण विरोधी राजनीति करने से उनको लगता है कि हिंदू समाज में टूट पड़ेगी। हाँ, उनको सूट करता है, ठीक है, उनको सूट करता है। लेकिन मैं पूछता हूँ इन पार्टियों की क्या पड़ी है जी, क्यों ऐसे जाल में फंस रहे? और उससे जुड़ा हुआ है, जब हमारे चीफ जस्टिस ने जी एक ऑब्जर्वेशन किए कोर्ट में, भाई अगर कोई इंट्रूडर है वो आपके नागरिक नहीं है, कोई अगर और विदेश के नागरिक है, वो ठीक तरह से आए नहीं है, कोई लीगल प्रोसेस में नहीं आए, कोई वीजा नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बात करें तो अलग बात है। तो 44 जजेस का ये जो लेटर है, इसको कैसे देखते हैं आप? कम से कम ये एक राहत देने वाली बात है कि कम से कम जो जुडिशियल फ्रेटर्निटी के लोग थे वो तो उनके साथ आए ही। नहीं, देखिए, एक मैं तो कह रहा हूं कि ये सीजीआई से साथ तो दे रहे, लेकिन उनकी चिंता और कुछ है कि किस तरह जुडिशियरी को इंटिमिडेट किया जा रहा है कि अगर आप हमारी वामपंथी या हमारे सो कॉल्ड सेकुलर प्रोग्रेसिव हम जो कह रहे हैं इसको आप नहीं मानेंगे, तब हम आपके ऊपर पर्सनल अटैक शुरू करेंगे। ये पहले भी कोशिश हुई थी, लेकिन फिर ये कोशिश हो रही है क्योंकि नए चीफ जस्टिस ने इस तरह के एक ऑब्जर्वेशन की है। तो ये जो चीज हो रही है निखिल जी, तमिलनाडु हो या यहाँ दिल्ली में, एक प्रकार से एक षड्यंत्र है कि किसी तरह जुडिशरी पर एक उंगली उठा दो, एक प्रश्न चिन्ह डाल दो, ताकि अगर कोई भी ऑर्डर, कोई भी वर्डिक्ट हमारे पक्ष में नहीं है, तब ये बातें आप फैल सकते हो। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन यह विषय बहुत गंभीर है, यह प्रश्न बहुत गंभीर है कि अगर न्यायपालिका और कोई जज न्याय सम्मत तरीके से कोई फैसला देता है और वो विपक्षी दलों को या कुछ लोगों को रास नहीं आता है, तो उसके खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत कैंपेन चलाया जाए। इस पर दर्शक भी जरूर सोचेंगे। तो इस वक्त आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।